नमस्कार। आज से हम इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था का सफ़र शुरू करने वाले हैं। इस कोर्स के अंदर आपको कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कंप्लीट इंडियन पॉलिटी, साथ में मैं थोड़ी बहुत आपको पॉलिटिक्स की भी समझ देने की कोशिश करूंगा। ये क्लासेस सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं बना रहा हूँ। अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस को भी टारगेट कर रहे हैं, तब भी ये क्लासेज आपके लिए मददगार साबित होगी। यहाँ पर अपन सिर्फ प्री को टारगेट नहीं करेंगे, मेंस के टॉपिक को भी टच करते हुए चलेंगे। मेंस की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो मैं आपको साथ साथ में देता रहूँगा। आज से पहले मैंने जो पॉलिटी पढ़ाई है वो मैंने अपने पेड बैच में ही पढ़ाई है। उसका रिव्यू आप चाहे तो एप्लीकेशन पे जाके देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप जब क्लासेस देखेंगे आपको समझ में आएगा कि हम इंडियन पॉलिटी को एक नया तरीके से भी समझ सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले खुद का इंट्रो। जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा नाम मुकेश पुखराज है। अगर आपको ये क्लासेज, ये पूरा कोर्स अच्छा लगता है तो एक बार लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। ये हमारी पहली क्लास है जिसके अंदर अपन बेसिक इंट्रोडक्शन समझेंगे, चीज़ों को समझेंगे कि इंडियन पॉलिटी को कैसे टारगेट करना है। शुरुआत के 10 से 12 मिनट सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो बिल्कुल नए हैं, जिनको इंडियन पॉलिटी के बारे में बिल्कुल समझ नहीं है। इसके बाद में अपन सीधा सब्जेक्ट के ऊपर मूव करेंगे, जहाँ पे अपन जो पॉलिटी की समझ है उसको लेना शुरू करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप इंडियन पॉलिटी को पढ़ना चाहते हैं तो आपको किन किन रिसोर्सेज को लेना, किन किन रिसोर्सेज को आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पॉलिटी को पढ़ने के लिए ज़रूरी हैं। सब्जेक्ट का मतलब बुक्स से मेरा कहने का मतलब है। तो इंपॉर्टेंट बुक्स, क्योंकि ज़्यादातर जब भी बात आती है इंडियन पॉलिटी की या फिर किसी भी सब्जेक्ट की, किताबें कौन सी पढ़नी है तो जानते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आप क्लास 11th की एनसीईआरटी को ले सकते हैं, जिसके अंदर आप दो मेजर बुक्स हैं, उनका नाम ध्यान रखिएगा। एक तो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, मैं जब भी आगे कॉन्स्टिट्यूशन लिखूंगा तो सी करके ऊपर एन लिख दूंगा, क्योंकि पूरा लिखने की मैं जरूरत नहीं है। आप थोड़ा बेसिक रूप से समझेंगे तो मजा आएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इसको हिंदी में भारतीय संविधान के नाम से ही ये बुक है, तो उसको एक बार के लिए देख सकते हैं। और एक है पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है, जिसका मतलब है राजनीतिक सिद्धांत। ये 11th की दो बुक्स हैं, इनको एक बार के लिए आप जरूर पढ़ना। ये आपको काफ़ी ज़्यादा एक बेसिक समझ देने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और यूपीएससी प्री में बात करते हैं तो आपको काफ़ी सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। इवन पीसीएस में भी अगर आप अपन बात करेंगे, आरएस की बात करते हैं, फिर चाहे आरएस लिखना था ना, आरएस, चाहे यूपी पीसीएस की बात करेंगे, इन सब में भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स जो 11th की दो एनसीईआरटी है वो आप पढ़ेंगे। देन आफ्टर हम बात करते हैं किसको पढ़ेंगे आप, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी किताब, जिसका नाम है एम, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, है ना, एम लक्ष्मीकांत। एम लक्ष्मीकांत पढ़नी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये बुक आपको इंडियन पॉलिटी की बेसिक समझ है वो काफ़ी डिटेल में आपको बता देगी। ये आप दो किताबें पढ़ेंगे, इसके साथ में काफ़ी लोगों के सवाल हैं, क्या हमें डीडी बसु को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो अभी के लिए आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, क्योंकि जितनी भी अंडरस्टैंडिंग जो एक्स्ट्रा है वो अपन इन क्लासेज में कवर करेंगे। सो आप अभी के लिए इन दो रिसोर्सेज को पढ़िएगा, आपका स्टैटिक का पोर्शन कवर हो जाएगा। इसके साथ में एक चीज़ और पढ़ सकते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है न्यूज़पेपर। आपको न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना है? क्योंकि इंडियन पॉलिटी सिर्फ स्टैटिक नहीं है। हर रोजाना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ अपडेट होते रहती हैं। फॉर एग्जांपल अपन आज की तारीख में बात करते हैं तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं वो मौलिक अधिकारों का एक पार्ट मान लिया है, कि सैनिटरी नैपकिन एक गर्ल्स के लिए एज ए मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट है। तो आप समझ सकते हैं कि हर बार कहीं ना कुछ ऐसी बातें होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रभावित करती हैं, तो वो हमें पढ़नी रहेगी। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली बेसिक हमें किन किन बुक्स को पढ़ना है। नाउ वी विल टॉक अबाउट विच इज द इम्पोर्टेंट एरिया फॉर द यूपीएससी इन इंडियन पॉलिटी। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर हमें किन किन एरिया को पढ़ना रहेगा जो कि हमारे लिए यूपीएससी में मददगार साबित होगा। समझिए, सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है भारतीय संविधान, जिसको अपन बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। मैं थोड़ा सा इंक का साइज बढ़ा देता हूँ ताकि आपको सही दिखे। इसके अंदर है कॉन्स्टिट्यूशन। मैं याद रखना, मैं आगे कॉन्स्टिट्यूशन जब भी लिखूंगा सी के ऊपर एन करके लिखूंगा, क्योंकि आगे जब भी नोट्स मिलेंगे तो उसमें भी आपको ये समझ में आएगा। सबसे पहले आपको जो समझना है वो है भारतीय संविधान। आप संविधान को पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में आप समझेंगे लॉ, जो इंपॉर्टेंट कानून है वो आप समझेंगे। अब बात रहती है क्या हमें सारे कानून पढ़ने हैं, क्या हमें लॉयर बनना है? नहीं, आपको सिर्फ उन कानून को पढ़ना है, सिर्फ उन लॉ को पढ़ना है
जो कहीं ना कहीं सुर्खियों में बना रहता है, उसके सिवा कुछ भी नहीं पढ़ना। देन आफ्टर कुछ नई चीज पढ़नी रहेगी तो वो रहेगा हमारे पास में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पढ़ना जरूरी है, क्योंकि पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हमारे देश में क्या चल रहा है। तो अभी के लिए हमारे पास में 3 इंपॉर्टेंट की एरिया है, जिसके अंदर भारतीय संविधान, इंपॉर्टेंट लॉ एंड सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट। इन 3 चीजों को पढ़ेंगे। एंड रिसोर्सेज में क्लास 11th की 2 एनसीईआरटी प्लस एम लक्ष्मीकांत, मोर देन इनफ। और इन सब के साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज रहेगी वो रहेगा हमारे ये नोट्स, जो मैं आपको यहाँ पे नोट्स कवर करवाऊंगा ना, क्योंकि इस क्लासेज में मैं आपको हैंड रिटन फॉर्मेट में सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल भी जाएंगे। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सो शुरू करते हैं। यहाँ पे पूरे मैंने आपसे 5-6 मिनट ले लिए है ना, अभी तक पॉलिटी शुरू भी नहीं की। शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, कॉन्स्टिट्यूशन। अपन शुरुआत कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में ही कर रहे हैं, जब अपन भारतीय संविधान को शुरू कर रहे हैं। और मैं कुछ एक बातें आपको यहाँ और बता देता हूँ। आपने आज से पहले पॉलिटी कहीं से भी पढ़ी है, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब खासकर यूट्यूब पे मैं बात करता हूँ, या फिर किसी ऑफलाइन कोचिंग में भी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में मैं यहाँ पे जब पढ़ा रहा हूँ तो उससे पहले मैं किन किन रिसोर्सेज को ले रहा हूँ पढ़ने के लिए, मतलब खुद पढ़ूंगा, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। तो उसके अंदर मैं आपको जिन जिन रिसोर्सेज को फॉलो कर रहा हूँ उसमें है विजन आईएएस के नोट्स, साथ में फोरम आईएएस के नोट्स। ये दो एजे कोचिंग मटेरियल के रूप में मैं साथ में ले रहा हूँ। प्लस अगर हम टीचर्स में बात करते हैं कि किन किन टीचर्स के नोट्स में यहाँ पे रेफर कर रहा हूँ, सरमद महराज, आप शायद जानते होंगे, इंडियन पॉलिटी के लिए काफ़ी पॉपुलर टीचर है अनअकैडमी पे, उनके नोट्स में ले रहा हूँ। आतिश माथुर, इनके नोट्स भी मैं साथ में ले रहा हूँ। एंड साथ में अगर अपन बात करेंगे बाजीराम के जो क्लास नोट्स होते हैं, उनको भी मैं साथ साथ में कैरी ऑन कर रहा हूँ। इन तीनों को मैं साथ में लेके चल रहा हूँ। कोई भी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऐसा नहीं रहेगा जो आपका छूट जाएगा। चीज़ें ऑफलाइन कोचिंग से भी बेटर मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपको ये क्लासेज अच्छी लगती हैं तो ये जो गुरु दक्षिणा होती है ना, कि आपको क्या करना चाहिए, लाइक करना, कमेंट करना और इन क्लासेस को हाइप करना। नीचे आजकल यूट्यूब पे हाइप करने का ऑप्शन आता है। जब भी आप क्लासेस को हाइप करेंगे तो यूट्यूब इन चीज़ों को और आगे रिकमेंड करेगा। ये कोर्स कंप्लीट फ्री चलने वाला है, और जितनी भी पीडीएफ्स होगी उसके लिए आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। साथ में मैं आपको नीचे व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा, आप वहाँ पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जहाँ पे मैं बहुत सारे क्यूज वगैरह अपलोड करता रहता हूँ। तो आपको वो जानकारी वहाँ व्हाट्सअप पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है। सो ये बातें भी मैंने आपको बता दी। अब अपन शुरुआत करेंगे भारतीय संविधान के साथ में, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में। बहुत बेसिक से शुरू कर रहे हैं। हो सकता है कि जिन लोगों ने पहले से पढ़ी है उनको लग सकता है कि भाई ऐसा कैसे करवा रहे हैं, कि आप बिल्कुल बेसिक से करवा रहे हैं। मेरी टारगेट ऑडियंस सभी लोग हैं। शुरुआत में थोड़ी सी स्पीड धीमे रहेगी, पर यकीन मानिए आधे घंटे के बाद में स्पीड ऐसी बढ़ेगी कि आपको लगेगा कि इतनी जल्दी पॉलिटी कैसे खत्म होगी। खत्म भी जल्दी होगी, पर थोड़ा टाइम शुरुआत में दूंगा मैं आपको। ठीक है। एक और बात यहाँ पे बता देता हूँ कि जब अपन कॉन्स्टिट्यूशन को शुरू करेंगे ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपने किसी भी कोचिंग में पढ़ा है तो वहाँ पे एक चीज़ देखी होगी कि वहाँ पे लोग टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, वो लक्ष्मीकांत के चैप्टर के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लगभग सभी कोचिंग का एक पैटर्न रहता है। शुरुआत वो प्रेम्बल के साथ में करेंगे, प्रेम्बल के बाद में वो सिटीजनशिप पढ़ाएंगे, सिटीजनशिप नहीं, स्टेट एंड सेंटर, स्टेट प्लस सेंटर को पढ़ाएंगे। देन आफ्टर आपको सिटीजनशिप पढ़ाएगा। देन आफ्टर कोई भी टीचर होगा वो एफआर पढ़ाएंगे। एफआर के बाद में अपन बात करेंगे डीपीएसपी एंड जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो पढ़ाएंगे। देन आफ्टर वो शुरू करेंगे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बाद में सीधा सीओएम शुरू करेंगे। सीओएम के बाद में सीधा या तो स्टेट असेंबली के ऊपर आएंगे, स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर आएंगे, यानी कि राज्य विधायिका के ऊपर आएंगे, या फिर वो सीधा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जाएंगे। तो आप यहाँ पे पाएंगे कि हर एक कोचिंग में एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, वो है कि कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रेक हो जाता है। कि हमें आर्टिकल जब बात की जाती है कि हमें कौन कौन से अनुच्छेद याद है, तो हमें अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 72 तक, 72 तक ऑलमोस्ट सभी को याद रहते हैं। 72 से लेकर 105 तक बीच के कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी आर्टिकल है वो काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है। मैं यहाँ पे ऐसा करने वाला हूँ कि अपन एक एक आर्टिकल को साथ में लेते हुए चलेंगे, ताकि आपको कहीं पर भी ये भी दिक्कत ना हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये मैं आपसे इसके लिए करवाने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप अभी देखेंगे 2024 में भी यूपीएससी ने डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के पोर्शन से सवाल पूछा था कि ये वाला पार्ट किस में दिया हुआ है। ये 2025 में पूछा था, एंड 2024 में डायरेक्ट आर्टिकल से सवाल पूछा था। तो हमें उन चीज़ों को साथ में लेके चलना होगा। साथ में जो स्टेट पीसीएस है, फॉर एग्जाम्पल आरएस है या फिर यूपी पीसीएस है, इनमें भी इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। तो अपन कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन साथ में लेते हुए चलेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये बेयर एक्ट की तरह। ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें बता दी कि अपन क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। सो नाउ शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक
कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या है। ये क्लास 11th के एनसीईआरटी से मैं उठा रहा हूँ, बहुत बेसिक बात है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ने की जरूरत है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या है किसी भी देश को? कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है क्योंकि ये एज ए रूल बुक है, ये हमारे पास में नियमों की एक किताब है। अब इस नियम की किताब की जरूरत क्या है वो समझिए। अगर किसी देश में कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, अगर किसी देश में संविधान ना हो, तो वहां पे क्या होगा? सभी लोग अपने आप को राजा मानेंगे। देखिए क्या होगा, कोई देश है, किसी देश में 1000 लोग हैं, 2000 लोग हैं, एक बार के लिए छोटी सी बात मान के चलते 2000 लोग हैं, ठीक है। इन 2000 लोगों के ऊपर कोई भी नियम की कोई किताब नहीं है, तो इनमें से कोई भी व्यक्ति खड़ा होगा, क्या बोलेगा कि मैं आप सब लोगों का राजा। ऐसे ऐसे करके ऐसे 20 राजा खड़े हो जाएंगे कि मैं भी राजा, मैं भी राजा, मैं भी राजा। तो आपस में मुठभेड़ हो जाएगी, लड़ने लग जाएंगे, मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं। और वहां पे वो पूरा का पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। तो किसी भी देश को मजबूती से चलाने के लिए वहां पे एक स्ट्रांग कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत हमेशा रहेगी। इसी कारण आप देखेंगे कि विश्व के जितने भी अच्छे और डेमोक्रेटिक देश है, वहां पे एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है। वो कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे एक नियम की किताब देता है। इसके बाद में हमें बताता है कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेड गवर्नमेंट के बारे में। अभी मैं आपको जो भी बता रहा हूँ यहाँ से डायरेक्ट प्रीलिम्स में, प्री में और स्टेट पीसीएस पे बहुत सवाल पूछे गए, समझेंगे आपको समझ में आएगा। लिमिटेड गवर्नमेंट का क्या मतलब है? अब देखिए, हमने एक किताब बनाई जिसका नाम रखा हमने संविधान। उस संविधान में हमने बहुत सारे नियम बना दिए। उस नियम में हमें हमने बता दिया कि कौन सा व्यक्ति क्या काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम भारत के लिए बात करते हैं, तो भारत के लिए हमने ये डिसाइड कर लिया कि भारत में एक प्रधानमंत्री होगा, एक राष्ट्रपति होगा, एक प्रेसिडेंट, एक प्राइम मिनिस्टर, हमारे पास में सुप्रीम कोर्ट होगा। इस तरीके से हमने चीजें बता दी। अगर ये किताब नहीं हो तो जो ये गवर्नमेंट है ना, ये लिमिटेड नहीं रहेगी। अब लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब, ये सीमित सरकार का मतलब क्या है? अगर ये किताब है तो इस किताब में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट क्या काम कर सकता है और प्राइम मिनिस्टर क्या काम कर सकता है। वो अपने काम से बाहर जाके कुछ भी नहीं करेंगे। हमने एक निश्चित दायरा दे दिया उनको कि आप इस क्षेत्र में काम कर सकते हैं या फिर इस एरिया में काम कर सकते हैं, इसके बाहर आप नहीं जा सकते। जब हमने ये डिफाइन कर लिया तो इससे डिसाइड होगा कि जो गवर्नमेंट है ये एक लिमिटेड एरिया में रहकर ही काम करेगी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या काम करता है? एक तो किसी भी देश को रूल बुक की तरह काम करता है, फिर वो आपको प्रोवाइड करता है एक लिमिटेड गवर्नमेंट, यानी कि एक सीमित सरकार। इसके बाद में एक संविधान हमें बताता है कि, यहाँ पे मेल लिख दिया ना, यहाँ पे हु विल मेक द लॉ, हो गलती होगी, मेल कैसे हो गया, थोड़ा चेंज करते हैं इसको, हु विल मेक द लॉ। इसका मतलब ये हुआ कि हमने संविधान में ये भी डिफाइन कर लिया कि इस देश के लिए कानून कौन बनाएगा। समझिए, जब हमने शुरुआत में देखा था कि 2000 लोग हैं, 2000 लोग में सभी ने बोला कि मैं राजा, मैं राजा, मैं राजा, तो हमने रूल बुक में बता दिया कि राजा कौन बनेगा। हमने ये भी इस रूल बुक में बताएंगे कि इस देश के लिए कानून कौन बनाएगा। तो ये कौन डिफाइन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। और साथ में एक स्टेट को लोगों के लिए क्या काम करना चाहिए, यानी कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट, ये भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे किसी भी देश के लिए जरूरी है। बहुत बेसिक है, लगभग आपको पता होगा। अब यहाँ पे एक टॉपिक समझते हैं, इंडियन पॉलिटी इज नॉट सॉवरेन बट ब्रिटिश पार्लियामेंट इज। मतलब भारत की जो पार्लियामेंट है, भारत की जो संसद है, वो संप्रभु नहीं है, पर ब्रिटिश के पार्लियामेंट है। समझते हैं कैसे? भारत में जो भारत का संविधान है, उसमें कुछ बातें लिखी गई हैं कि जो सरकार है वो क्या कानून बना सकती है और क्या कानून नहीं बना सकती। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ, क्योंकि इसको अपन आगे और डिटेल में समझेंगे, पर थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान देंगे। हमारा संविधान में एक आर्टिकल है जिसका नाम है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में यह बात बहुत अच्छे से लिखी गई है कि जो स्टेट है, स्टेट यानी कि यहाँ पे जो राज्य है, सरकार से अपन ले रहे हैं, ठीक है, जो सरकार है या फिर जो कानून बनाने वाली विधायिका है, संसद है, जो भी आप लेके चल सकते हो, ठीक है, वो ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी जो फंडामेंटल राइट के खिलाफ होगा। यानी कि ऐसा कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ होगा वो इस देश में चल ही नहीं सकता। ये बात हमने कहाँ पे लिखी हुई है? आर्टिकल 13 में। अब आप यहाँ पे एक समझ रहे हो बात कि हमारी जो भारत की पार्लियामेंट है, जो भारत की संसद है, वो कानून तो बना सकती है, पर वो सारे कानून नहीं बना सकते। वो कानून वही बना सकती हैं जो हमारे संविधान में लिखे हुए हैं। यानी कि संविधान ने एक दायरा है वो फिक्स कर रखा है भारतीय संविधान के लिए, भारतीय संविधान के लिए नहीं, भारतीय पार्लियामेंट के लिए। तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि हमारे देश में सबसे ज्यादा सुप्रीम कौन है। हमारे देश में सुप्रीम संसद नहीं है, हमारे देश में जो सुप्रीम है वो कौन है? संविधान। लेकिन वहीं पे अगर अपन बात करेंगे बरतानिया हुकूमत यानी कि जो ब्रिटिश सरकार है उसके बारे में अगर अपन बात करते हैं, तो ब्रिटिश सरकार यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में बात करते हैं, तो वहां पे संविधान सुप्रीम नहीं है, वहां पे पार्लियामेंट सुप्रीम है। वहां पे यह बात लिखी हुई है कि जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, वो जो चाहे वो कानून बना सकते हैं।
और जो कानून बन जाएगा वो फाइनल है। पर हमारे देश में ऐसा नहीं है, हमारे देश में फिक्स है कि आप कानून वही बनाएंगे जो संविधान के अकॉर्डिंग सही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी ऐसा कानून बना दिया जो मौलिक अधिकारों के विरोध में होगा तो उसको अपन नल एंड वॉइड घोषित कर लेंगे, उसको अपन खारिज कर देंगे। तो पहली बात तो हमने ये समझी कि इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट सॉवरेन बट ब्रिटिश पार्लियामेंट इज। ब्रिटिश पार्लियामेंट सॉवरेन है। यहाँ से अभी प्री में सवाल पूछा गया है, तो इस टॉपिक को हमने शॉर्ट में समझ लिया। नाउ वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लिखित संविधान और अलिखित संविधान में क्या फर्क है? जो लोग पहली बार पॉलिटी को पढ़ रहे हैं उनको लगता होगा कि कई बार हमने स्कूल टाइम में पढ़ा कि जो भारत का संविधान है वो लिखित है, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि जो ब्रिटेन का जो कानून है वो लिखित नहीं है, वो अलिखित है। तो लिखित और अलिखित में फर्क क्या होता है वो समझिए। इन दोनों में क्या ऐसा होता है क्या? आपको क्या लग रहा होगा कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें तो चीजें लिखी गई है और अनरिटन में कुछ भी नहीं लिखा गया, वो मुंह से बोलते होंगे सारी बातें। ऐसा नहीं है, दोनों ही जगह कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है। बस फर्क ये है कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा भारत का संविधान है, इसमें क्या है, ये लाइन सीधी क्यों नहीं हो गई, ठीक है। जो भारत का संविधान है, वन सेकेंड, भारत के संविधान में सारी चीजें एक डॉक्यूमेंट में कलेक्ट की हुई है। मतलब जो भारत का पूरा संविधान है अगर हमें पढ़ना है तो हमारे पास में एक बुक है जिसका नाम है भारतीय संविधान। तो हमारे भारत के जितने भी नियम है ना, जो रूल बुक जिसको अपन बोलते हैं, वो हमें एक किताब में देखने को मिल जाती हैं, और उस किताब का नाम है भारतीय संविधान। वहीं पे अगर आप ब्रिटेन में जाएंगे जहाँ पे बोला जाता है कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि अलिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, अलिखित संविधान है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वहां पे संविधान तो है, लिखा हुआ भी है, पर वो किसी एक डॉक्यूमेंट पे नहीं है, मतलब किसी एक बुक में नहीं है। उनके पास में किसी एक पेज पे कोई कानून लिखा हुआ है, किसी और पेज पे कोई कानून लिखा हुआ है, और वो सारा बिखरा हुआ है, किसी एक किताब में डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में वो मेंशन नहीं है। तो लिखित और अलिखित कॉन्स्टिट्यूशन में आपको फर्क समझ में आ गया, ठीक है। और बाकी बात, लिखित कॉन्स्टिट्यूशन की इसके लिए भी जरूरत होती है क्योंकि हर एक चीज हमें यहाँ पे लिखी हुई पहले से मेंशन की हुई है, एक डॉक्यूमेंट में सारी बातें लिखी हुई है। इसी कारण भारत का संविधान सुप्रीम है। सुप्रीम क्यों है? क्योंकि हमने सारी चीज पहले से ही लिखी हुई है। और भारत का संविधान इतना डिटेल में इसी कारण है। और समझेंगे डिटेल में और आगे चलेंगे तब चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। सो अभी तक जो हमने समझा है ना वो बिल्कुल एनसीईआरटी था, बिल्कुल एनसीईआरटी की चीजें समझी थी। अब अपन शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी। और यहाँ पे मैं आपको जो समझाने वाला हूँ, यहाँ से चीज़ें बहुत बेसिक लगेगी आपको। जिन लोगों ने पहले प्री के लिए पढ़ा है उनको चीज़ें बेसिक लगेगी। पर इस टॉपिक से यूपीएससी हर एक साल में सवाल रिपीट करता है, एक साल छोड़ के एक साल सवाल पूछ रहा है। अगर आप पिछले 10 सालों में भी देखेंगे तो करीब करीब आपको 5 अच्छे सवाल इससे देखने को मिल जाएंगे। तो ओवरऑल एक अच्छा टॉपिक है, इसको पढ़ना पड़ेगा। वो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है क्या? संविधान से जुड़ी हुई वो बातें जो हमें जाननी बहुत जरूरी हैं। एक और बात, चीज़ एक यहाँ पे टॉपिक छूट रहा है। जब हमने सारी चीज़ें पढ़ ली तो उसके बाद में एक टॉपिक शुरू होता है जो होता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। या आप जब लक्ष्मीकांत खोलेंगे तो आपको लक्ष्मीकांत में भी ये चैप्टर देखने को मिल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ। इसको मैं सबसे लास्ट में कवर करवाऊंगा। अभी काफ़ी लोगों को संविधान की बिल्कुल भी समझ नहीं है, और उनको डायरेक्टली मैं अभी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझाने बैठ गया तो काम हो गया समझो। और कमाल की बात ये है कि वो ज़्यादातर लोगों को समझ में भी नहीं आता है क्योंकि वो हिस्ट्री का पोर्शन है। इसके कारण अभी के लिए अपन सीधा संविधान शुरू कर रहे हैं। सबसे लास्ट में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उसको भी समझा दूंगा। उससे मेंस में कोई भी सवाल नहीं आएगा। प्री में हर एक साल एक सवाल पूछा जाता है, एक साल छोड़ के एक साल, तो उसको कवर करना रहेगा। वो अपन वो लास्ट में कर लेंगे, एक आध घंटे की क्लास होगी तो कवर हो जाएगा। अब अपन समझते हैं रूल ऑफ लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में रूल ऑफ लॉ क्या है, यानी कि कानून, कानून के नियम यहाँ पे चलेंगे। रूल ऑफ लॉ, हमारे देश में जो कुछ भी होगा ना वो कानून के दायरे में रहकर ही होगा। और ये कानून कौन सा है? संविधान का कानून। इसका मतलब क्या है? नो आर्बिट्रेरी पावर, लॉ इज सुप्रीम, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। ये तीन चीजें साथ में चलेंगी। और ओवरऑल इसका मतलब है कोई भी तानाशाही हुकूमत यहाँ पे नहीं चलेगी। ऐसा नहीं कि कोई भी भारत की सरकार आई, भारत की सरकार ने मानो पार्लियामेंट में मोदी जी ने बोल दिया कि आज से हमारे देश में एक कानून पास होता है कि हमारे देश में किसी भी व्यक्ति के पास में मोबाइल फोन नहीं रहेगा। भाई क्यों, क्यों नहीं रहेगा? बस हमने कानून बना दिया। अगर वो ऐसा बोल दे तो ये क्या है? ये तो आर्बिट्री पावर, कुछ भी उन्होंने बना दिया, ऐसा तो चलेगा नहीं। आर्बिट्री पावर का मतलब है कि ये भी कि कोई व्यक्ति कि मैं प्रधानमंत्री हूं तो मैं चाहूं वो कर सकता हूं। आप ऐसा नहीं कर सकते भाई। हमारे पास में है रूल ऑफ लॉ, जो कानून के दायरे में है सिर्फ आप वो काम करेंगे। हमारे देश में कोई सुप्रीम नहीं है, सिर्फ लॉ सुप्रीम है।
जो कानून है वो महान है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। और इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के सामने सभी बराबर हैं। ये थ्योरी दी किसने थी? थ्योरी देने वाले हैं, उनका नाम है एवी डिके। ध्यान रखना, यहाँ पे जो चीज़ें समझा रहा हूँ बहुत सारे लोगों ने अभी तक पढ़ी नहीं होगी, पर ध्यान रखना कि जितने भी नाम मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ना, इनको आप याद रखना, क्योंकि इस वाला टॉपिक से अभी तक मेंस में एक भी सवाल नहीं पूछा गया, बट इन फ्यूचर कभी पूछा जाता है तो आप जो पॉलिटिकल थ्योरी देने वाले लोग हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, उनके नाम अगर आप यूज़ करते हैं तो चीज़ें बेटर हो जाती हैं। इन्होंने ये थ्योरी दी थी, इसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ द रूल ऑफ लॉ, जो कि 1885 में दी थी। याद रखना, वैसे मैं सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि कानून के दायरे में रह के काम करेंगे। और ये कानून क्या है? ये कानून 3 चीज़ों के तहत बनेगा। सबसे पहले होगा फॉर्मेशन, जहाँ पे किसी भी कानून को अपन बनाएंगे। उसके बाद में होगा इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन, जहाँ पे अपन किसी भी कानून को इम्प्लीमेंट करवाएंगे। फिर होगा उसका इवोल्यूशन। समझाता हूँ कैसे। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले कानून बनाया जाएगा। और ये कानून बनाएगा कौन? भारत में कानून कौन बनाता है? भारत की संसद। संसद को हम क्या बोलते हैं? जो जब कानून बनाती है संसद, तब उसको बोलते हैं विधायिका, और इंग्लिश में बोलेंगे तो लेजिस्लेचर। जब कानून बन गया तो उस कानून को इम्प्लीमेंट करवाना होगा। कानून को इम्प्लीमेंट कौन कर पाएगा? जो इम्प्लीमेंट करवाने वाली अथॉरिटी होगी वो। मैं इसको और अच्छे से समझाऊंगा, अभी थोड़ा थोड़ा सुनते जाइए, समझ में आएगा। इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा? जो इम्प्लीमेंट करवाने वाली अथॉरिटी होगी वो। और जो इम्प्लीमेंट करवाने वाली अथॉरिटी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव। हिंदी में बोलेंगे तो कार्यपालिका। ठीक है। जब कानून सारा चल रहा है तो उसके ऊपर एक ऐसा व्यक्ति भी होना चाहिए जो देख रेख करे। और वो देख रेख कौन करेगा? इंडियन जुडिशरी, यानी कि न्यायपालिका। ठीक है। ओके, अब अपन समझते हैं इन दोनों को, जैसे कि ये सारी चीज़ें और आगे डिटेल में आएगी, यहाँ पे बहुत बेसिक कवर कर रहे हैं। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, इनमें क्या फ़र्क है वो भी मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझा देता हूँ। ये सारी चीज़ें वैसे एनसीईआरटी की नहीं पढ़ी है तो पढ़ानी पड़ेगी मुझे। ठीक है। देखिए, हमारे पास में है भारत की संसद। भारत की संसद में कौन कौन बैठता है? लोग। भारत की संसद में कौन होगा? राज्यसभा प्लस लोकसभा। ठीक है। इन दोनों ने मिलकर एक कानून बनाया। कानून कौन सा बनाया अपन? यूजीसी वाले बनाते हैं? यूजीसी वाला नहीं बनाते, क्योंकि वो तो भी थोड़ा कंट्रोवर्सी में है। कोई भी कानून बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या कानून बनाए बताओ? रेप के लिए कानून बनाते हैं। हमारे देश में तय हो गया कि अगर किसी भी महिला के साथ में रेप होता है तो फांसी की सजा का प्रावधान है। ठीक है। डायरेक्ट हैंग टिल द डेथ, आपको फांसी की सजा मिलेगी। ये किसने डिसाइड किया? हमारे देश में लोकसभा और राज्यसभा ने कानून बना दिया। जब ये कानून बना तब इसको करवाना पड़ेगा इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा? इम्प्लीमेंट करवाने के लिए संस्थाएं होती है, जैसे कि पुलिस ऑफिसर, जिनका काम क्या है? चार्जशीट फाइल करना, सारा सबूत इकट्ठा करना। फिर है जुडिशरी। जुडिशरी का काम क्या है? सजा देना। सजा देने के बाद में और अथॉरिटी होगी जो उसको लटकाएगा। तो ये सारे काम क्या हो रहा है? कानून बना, कानून को बनने के बाद में उसको इम्प्लीमेंट करवाया गया। तो ओवरऑल ये मैं आपको जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, इसको मैं आगे और अच्छे से समझाऊंगा जब अपन पार्लियामेंट को करेंगे ना। बहुत अच्छे से मैं आपको कवर करवाऊँगा कैसे कानून बनता है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, सीओएम क्या है, यानी कि मंत्रिमंडल क्या है, मंत्रिपरिषद क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊँगा। अभी के लिए बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं, जहाँ पे हमने रूल ऑफ लॉ को समझा, और रूल ऑफ लॉ में हमने देखा कि जो एवी डिके है, उन्होंने इस डॉक्ट्रिन को दिया था। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लॉ क्या है। एवी डिके के जो लॉ क्या है, लॉ की परिभाषा क्या है? लॉ की परिभाषा हर जगह पे अलग-अलग लिखी गई है। मतलब हर एक जो साइंटिस्ट है, हर एक पॉलिटिकल थ्योरी थ्योरी देने वाला व्यक्ति था, सबने अपनी-अपनी परिभाषा दी है। अब यहाँ पे अपन 2 मेजर लोगों की परिभाषा लेते हैं, जिसके अंदर एक तो ऑस्टिन की लेंगे और एक एवी डिके की लेंगे। एवी डिके ने डिफाइन किया, जो लॉ है वो कहीं न कहीं लोगों के ओपिनियन का एक रिफ्लेक्शन है, कि जो लोगों का मत है उसका हमें रिफ्लेक्शन देखना है तो वो लॉ है। कानून है वो लोगों की इच्छा ही होती है। लोग चाहते हैं कि ऐसा कानून बने, तभी वो ऐसा कानून बनता है। ये एवी डिके ने दी थी। और वहीं पे अगर अपन बात करेंगे ऑस्टिन की, तो ऑस्टिन बोलते हैं कि डिफाइन लॉ एज द कमांड ऑफ द सॉवरेन, यानी कि जो सर्वोच्च लोग हैं, यहाँ पे सर्वोच्च सत्ता है, उसकी कमांड है, उसका एक आदेश है, ये कानून है। ओवरऑल तो ये परिभाषा कहीं पूछी नहीं जाएगी, बट बेसिक तौर पे कहीं पे कुछ लोग पढ़ा देते हैं, तो मैंने भी आपको बता दी। अब अपन बात करते हैं कि लॉ के लिए सोर्स क्या होते हैं, कानून किन किन तरीकों से बन सकता है। कानून में एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका, जिसमें हमारी संसद कानून बनाती है। इसके सिवा भी कुछ लोग कानून बनाते हैं। सबसे पहला है कस्टम। कस्टम यानी कि पारंपरिक। पारंपरिक कानून कौन से हैं? पारंपरिक कानून वो जो सदियों से चले आ रहे हैं, जो हमारे देश में कई सालों से चले आ रहे हैं। जब हमारे देश में संविधान नहीं था तब से, वो है पारंपरिक कानून, जिसको हमने बाद में कंटिन्यू किया, और उसके अंदर हमारे संविधान ने भी कोई इंटरफेयर नहीं किया।
वो कौन से कानून हैं? वो है पर्सनल कानून, पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ कौन से? फॉर एग्जाम्पल शादी के कानून। आप देखेंगे हिंदू में जो शादी करने का जो कस्टम है, जिस तरीके से शादी होती है और जिस तरीके से शादी का रजिस्ट्रेशन होता है, वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होता है। वहीं पे अगर अपन बात करेंगे इस्लाम के अंदर, तो इस्लाम के अंदर जो शादी मतलब मुस्लिम लोगों के अंदर जो शादी होती है, तो उनके अंदर क्या प्रावधान है? जो शरिया के अंदर जो लिखा हुआ है, जो शरिया कानून है उनका, इस्लाम का जो कानून है उसके तहत शादी होती है। तो अपन देख सकते हैं कि जो पर्सनल लॉ है किसी भी व्यक्ति के जो व्यक्तिगत कानून है, वो हम परंपरा से ही चले आ रहे हैं, जिसमें शादी है, तलाक है, चाहे अपन बात कर सकते हैं जो प्रॉपर्टी का अधिकार है। हिंदू धर्म में प्रॉपर्टी का अधिकार अलग है, किसको प्रॉपर्टी मिलेगी, मुस्लिम में अलग है। तो जो पर्सनल लॉ है वो हमने कस्टम के तहत ही लिए हैं, उसको अपन समझ सकते हैं, जो काफ़ी पुराने हैं और सबसे पुराने कानून जो कई सालों से चले आ रहे हैं। पहला है कस्टम। दूसरा तरीका है जो लॉ बनाने का एक तरीका है वो है जुडिशियल प्रेसिडेंट, यानी कि न्यायिक फैसले। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो टाइम टाइम पे कुछ डिसीजन देता है। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि जितनी भी स्कूल में पढ़ने वाली गर्ल्स है उनको सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड किया जाएगा। ये कानून किसने बनाया? क्या हमारे संसद ने बनाया? नहीं, कानून बनाया हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ऐसा होगा, तो कानून तो बन गया। समझ रहे हो आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि एक तो लॉ कौन सा है? कस्टम, जो पुराने टाइम से चलता आ रहा है। दूसरा कौन सा है? जो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों में दे देता है। जो ये जुडिशियल प्रेसिडेंट है, ये सब हायर कोर्ट के लोग ही दे सकते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हायर कोर्ट। हायर कोर्ट के सभी डिसीजन मान्य नहीं होते, हायर कोर्ट के कुछ एक डिसीजन नहीं ले सकते, पर सुप्रीम कोर्ट के ऑलमोस्ट सारे डिसीजन एज ए लॉ की तरह ही काम करते हैं। सिर्फ ये नहीं कि यही जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में और कैसा लॉ की तरह काम करते हैं, जैसे कि आप में से किसी भी व्यक्ति ने किसी लॉयर का रूम देखा है? कभी किसी लॉयर के कमरे में जाना, जो अगर आपके नॉन में कोई अच्छा खासा वकील हो तो उसके कमरे में जाना। उसके कमरे में जब आप जाएंगे तब आप पाएंगे कि उसके पास में मोटी मोटी किताबें होगी, काली काली, सारी काली काली किताबें होती है। कभी देखना कि वो किताबें है क्यों, उसमें है क्या? उसमें कुछ भी नहीं होता, उसमें पूरे साल में जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आए हैं सिर्फ वो लिखे हुए होते हैं। तो लॉयर उसको क्यों रखता है अपने पास में? लॉयर इसके लिए इसको अपने पास में रखता है कि इन फ्यूचर जब वो मानो लोअर कोर्ट में, थोड़ा इसको प्रैक्टिकल समझते हैं। लॉयर एक वकील है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं किसी एक व्यक्ति है जिसका केस लड़ रहा हूँ, उसने कुछ भी ऐसा जुल्म किया है जिसके लिए वो जेल में जाने वाला है। अब मुझे उसको बचाना है। उसको बचाने के लिए पहले से जो कानून लिखे हुए वो तो मुझे पता है, जो किताबों में पहले से लिखा हुआ, जो आईपीसी मतलब जो अभी भारतीय न्याय संहिता है उसमें जो लिखा हुआ वो मुझे पता है। पर उसके सिवा भी मुझे उसको बचाना है, तो मैं कैसे बचाऊंगा? मैं देखूंगा क्या रिसेंट में कोई सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरीके का कोई दोषी व्यक्ति था जिसको कोई न्याय दिया है या नहीं दिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई न्याय दिया है तो मैं लोअर कोर्ट को क्या बोलूंगा, देखिए जज साहब, सुप्रीम कोर्ट में रिसेंट में इस वाले फैसले में ये न्याय दिया था। अब आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो नहीं काट सकते, जुल्म सेम था, इसी तरीके का उसने कुछ सजा की थी, इसी तरीके की गलती की थी और उसको सुप्रीम कोर्ट ने ये सजा दी थी। तो आप भी इसको एक्स वाई जेड सजा जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, आप भी वही सुना सकते हैं। तो ओवरऑल क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन होते हैं वो एज ए लॉ की तरह काम करते हैं। इसको अगर और अच्छे से समझना है ना, तो आप थोड़ी वो जो कोर्ट वाली फिल्में होती है उनको देखा करो, बहुत अच्छे से समझ में आएगी पॉलिटिक्स। आज एक होमवर्क के रूप में एक फिल्म देता हूँ, घर जाके देखना, और देख रखी है तो आप मुझे कमेंट में बताना। इसका नाम है अ, जे भीम। जे भीम में डबल एम है क्या? हाँ, जे भीम। जो जे भीम है इसको आप देखना, इसमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी का काम कैसे होता है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक बात और समझा देता हूँ, ये फ्यूचर में अपन और कवर करेंगे। तब मैं आपसे पूछूंगा कि मैंने सबसे पहली क्लास में कौन सा आर्टिकल आपको बताया था। मैं ऐसे ऐसे करके आपको आर्टिकल याद करवा भी दूंगा। ठीक है, आर्टिकल 129। आर्टिकल 129 बात करता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की। अब ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का सीधा साधा मतलब यही है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसले होंगे वो सभी कोर्ट पे बाइंडिंग होंगे, एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की तरह रखा जाएगा। ये किस में लिखा हुआ है? आर्टिकल 129 में। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, बाद में याद रखना, कभी भी यूपीएससी में पूछा जा सकता है। और अगर कोई ज़्यादा बोले ना कि मुझे पॉलिटी आती, तो उसको पूछ भी सकते हैं, पता कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या है? आता है तुझे? नहीं आता तो चल मैं तुझे बताता हूँ। तो हमने देखा कि कानून किन किन तरीकों से बन सकते हैं। पहला है कस्टम, दूसरा है जुडिशियल प्रेसिडेंट, एंड थर्ड है लेजिस्लेचर, यानी कि विधायिका। जो विधायिका हमारा कानून बनाती है, संसद है। और स्टेट में अपन बात कर सकते हैं स्टेट असेंबली। तो ओवरऑल हमें ये बात समझ में आ गई कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से। नाउ अपन बात करते हैं रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ मैन। एक आदमी का कानून और एक नियम का कानून, नियम के तहत चलने वाला। नहीं,
एक कानून का नियम और एक आदमी का नियम, मैं कुछ गलत बोल गया है ना, रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ मैन। इसको लैटिन भाषा में बोला जाता है लेक्स रेक्स, और इंग्लिश में इसको रूल ऑफ मैन को बोला जाता है रेक्स लेक्स। कुछ फर्क नहीं, एक में एल आगे आ गया, इसमें एक में एल आगे पीछे हो गया, तो थोड़ा बहुत इसको रटना पड़ेगा। वैसे पूछा कहीं नहीं जाएगा, प्री में मुझे नहीं लगता कि सवाल आएगा, बट अगर कभी मेंस में लिख रहे हैं कुछ आंसर, तो इस तरीके का लैटिन वर्ड अगर आप यूज करेंगे तो आंसर थोड़ा सा आपका अच्छा दिखेगा। तो रूल ऑफ लॉ क्या है, जो कानून के तहत चलता है, रूल ऑफ मैन क्या है, जो किसी एक आदमी के तहत चलता है। तो ओवरऑल इतना कुछ मेजर टॉपिक नहीं है, बट थोड़ा बहुत अपन को पता होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है वो भी समझिए, कि रूल ऑफ लॉ है क्या। ओवरऑल इसका मतलब जो मैंने आपको आगे पहले भी बताया, कि अपन एक नियम के तहत काम करेंगे किसी भी देश में। थोड़ा बहुत और समझते हैं। रूल ऑफ लॉ के तहत एक संबंध स्थापित होता है सत्ता और वहां के लोगों के बीच में, जनता और सरकार के बीच में एक संबंध स्थापित होगा रूल ऑफ लॉ के तहत। ये संबंध क्या है, जो जनता है ना, जनता सरकार को अपने वोट के माध्यम से चुन के भेजेगी, और जनता टाइम टाइम पे टैक्स भी देगी। ये टैक्स क्यों देगी, टैक्स देगी ताकि आप हमारे देश के लिए जो भी व्यवस्था करनी है वो आप कर सको। तो जनता सरकार को क्या देती है, वोट प्लस टैक्स। ठीक है, यहाँ पे जो स्टेट में यूज कर रहा हूँ ओवरऑल सरकारी है। ठीक है, स्टेट और नेशन वगैरह क्या है मैं आपको आगे फंडामेंटल राइट जब पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से समझा दूंगा। अभी के लिए जो समझा रहा हूँ वो समझो। जो स्टेट है वो बदले में नागरिक को क्या देता है, वो देता है सिक्योरिटी और वेलफेयर। हमने सरकार को बनाया, हमने सरकार को टैक्स के रूप में पैसा भी दिया, सरकार हमें बदले में क्या देगी, हमें सुरक्षा देगी, कि आपके ऊपर कोई भी आस नहीं आएगी, कोई भी आन नहीं आएगी, मैं बैठा हूं, मैं आपकी सुरक्षा करने के लिए बैठा हूं। तो ये काम कौन करेगा, सरकार। साथ में वेलफेयर, यानी कि हमारे लिए अच्छी योजना लाने का काम भी कौन करेगा, सरकार। तो ये रूल ऑफ लॉ है ओवरऑल। हमने कानून बनाने का जो दायरा है वो सरकार को दिया है अपने वोट के माध्यम से। ठीक है, ओवरऑल एक चीज और प्री में सवाल पूछा जा सकता है, क्या रूल ऑफ लॉ हमारे संविधान में कहीं पे लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ, कहीं पर भी डिफाइन नहीं है रूल ऑफ लॉ। ये बस हमें पता है कि ऐसी चीजें होती है, संविधान में के तहत ऐसा चीजें समझी जाती हैं, डिफाइन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी ये चीजें लिखी हुई नहीं है, पता रहना चाहिए। प्री में सवाल इस तरीके से पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बैकबोन है वो रूल ऑफ लॉ ही है, सीधी सी बात है, क्योंकि बिना रूल ऑफ लॉ की चीजें काफी ज्यादा बिगड़ जाएगी। अब यहाँ पे समझते हैं रूल ऑफ लॉ के तहत अपन को क्या क्या मिलता है। रूल ऑफ लॉ क्या है, रूल ऑफ लॉ में सबसे पहली बात होती है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी कि प्राकृतिक न्याय। जो भी रूल बनेगा वो प्राकृतिक न्याय के साथ में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रकृति के न्याय के खिलाफ हो जाए। जो प्रकृति का बेसिक लॉ है, बेसिक न्याय है, एटलीस्ट उसको तो अपन फॉलो करेंगे, उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। और ये जो नेचुरल जस्टिस है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, ये परिभाषा किसने दी थी, ये दी थी जॉन लॉक ने। जॉन लॉक है, अगर सबसे सीनियर पॉलिटिकल साइंटिस्ट की बात आती है तो जॉन लॉक का नाम बहुत बार लिया जाता है। ठीक है, एक तो जॉन लॉक और एक एवी डिके। नाम याद रखना है, ऐसे नाम याद रखोगे ना, और अगर कहीं पे बोल दोगे तो लोग आपकी इज्जत करेंगे कि हाँ भाई इसको पॉलिटी आती है थोड़ी बहुत। जैसे कि मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, तो आपको लग रहा होगा कि मुझे भी आती है ना, बताना मुझे। ठीक है, जो जॉन लॉक है, जॉन लॉक ने बताया था राइट आर इनहेरेंट, लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, स्टेट मस्ट प्रोटेक्ट देम। ओवरऑल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है क्या, प्राकृतिक न्याय क्या है। प्राकृतिक न्याय में जॉन लॉक ने बताया वो राइट जो हमें जन्म से मिल जाते हैं। जन्म से हमें कौन कौन से राइट मिलते हैं, सबसे पहले जिंदगी, जीने का अधिकार। अगर हमारा जो स्टेट है वो हमें जीने का अधिकार ही नहीं दे रहा है, तो वहां पे कोई काम का कानून नहीं है। सबसे पहले होना चाहिए लाइफ, देन आफ्टर लिबर्टी, लिबर्टी यानी आजादी। अगर आप इस देश में पैदा हुए और अगर आपको आजादी नहीं मिल रही है तो भी रूल ऑफ लॉ क्या काम का। थर्ड है प्रॉपर्टी, आपके पास में आपकी जो संपत्ति है वो कम से कम रखने का अधिकार होना ही चाहिए। इसको और आगे अपन जब फंडामेंटल राइट समझेंगे तब अपन समझेंगे कि हमारे देश में प्रॉपर्टी का अधिकार हमें क्यों नहीं है, उसको भी मैं आपको समझाऊंगा। प्रॉपर्टी का अधिकार हमारे पास में है, पर वो कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। पर जो जॉन लॉक की जो बात है उसको हमने अभी भी फॉलो कर रहे हैं। प्रॉपर्टी का अधिकार हमारे पास में है, लिबर्टी का अधिकार हमारे पास में है, लाइफ यानी कि जीने का अधिकार है। तो हमारे देश में कोई भी नया कानून भी बनेगा ना, वो कम से कम इन तीन प्रिंसिपल के तो साथ में ही चलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि सरकार कोई ऐसा कानून बना दे कि आज से जितने भी लोग काले कपड़े पहनते हैं उन सबको मार दो। ठीक है, या फिर जितने भी लोग मुकेश पुखराज नाम से है उन सबको मार दो। आई थिंक मैं अकेला मारा चाहूंगा, क्योंकि आई थिंक मेरे नाम का अकेले आदमी हूँ, मैंने गूगल पे एक बार देखा था। तो ऐसी बात है कि जॉन लॉक ने बात बोली थी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की। यूपीएससी परी में 3 बार ये सवाल पूछा गया है, 3 बार। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है, राइट जो हमें जन्म से मिल जाते हैं, जिसके अंदर लाइफ लिबर्टी और प्रॉपर्टी, इन तीनों को अपन लेके चलते हैं।
और ये सब क्या है, रूल ऑफ लॉ के तहत है। रूल ऑफ लॉ के तहत अपन किन किन चीजों को ध्यान में रखेंगे, रूल ऑफ लॉ के तहत हमें क्या क्या मिला वो समझ रहे हैं अपन। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, डेमोक्रेटिक इलेक्शन, हमारे देश में एक डेमोक्रेटिक वे में इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, ये रूल ऑफ लॉ के तहत है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली हमारे देश में है। सेपरेशन ऑफ पावर, हमारे देश में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर यानी कि जो विधायिका है और जो कार्यपालिका है और जो न्यायपालिका है, तीनों के बीच में हमने सेपरेशन रखा है। ये क्या है, इसको आगे पढ़ेंगे। फेडरलिज्म, ये क्या है, इसको भी आगे पढ़ेंगे। जुडिशियल रिव्यू क्या है, इसको भी आगे पढ़ेंगे। एंड फंडामेंटल राइट क्या है, इसको भी आगे पढ़ेंगे। तो ओवरऑल ये सब कुछ ये हमें कहाँ से मिला है, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में रूल ऑफ लॉ से मिला है। आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा टॉपिक, बहुत छोटा सा टॉपिक है जो कि समझना जरूरी है कि रूल ऑफ लॉ के चैलेंज क्या है, इसके साथ में चुनौती क्या है। इसके साथ में सबसे बड़ी चुनौती वो एक ही है, वो है पॉवर्टी और एफर्मेटिव एक्शन। समझिए कैसे। हमने सबसे पहले बात बोली कि इस देश में जो कुछ भी होगा वो कानून के तहत होगा, नियम के तहत होगा। और ये जो नियम है वो नेचुरल जस्टिस के तहत तो होनी चाहिए कम से कम। नेचुरल जस्टिस में लाइफ है, लिबर्टी और प्रॉपर्टी है। एक चीज और भी है, जब हमने रूल ऑफ लॉ को आगे पढ़ा था तो हमने एक चीज पढ़ी थी, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के सामने समानता। ये सब है हमारे देश में, हमारे देश में समानता है, सब कुछ है। कि हमने एक बात बोल दी कि इस देश में जो कुछ भी लोग हैं सब एक समान देखे जाएंगे। जब एक समान देखे जाते हैं तब हमारे देश में आरक्षण क्यों है फिर? एक बार तो आप बोल रहे हो कि हमारे देश में एक समानता होनी चाहिए, फिर बोलते हो कि आरक्षण क्यों है? जब भी कोई व्यक्ति बोला ना कि आरक्षण की जरूरत क्या है, क्योंकि मुझे अक्सर जब भी मैं पढ़ाता हूँ या फिर जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं अक्सर मेरे से सवाल करते हैं कि सर रिजर्वेशन क्यों? एक ऐसा व्यक्ति है जिसने मेरे से कम मार्क्स लाए, उसका सिलेक्शन हो गया और मेरा नहीं हुआ, ऐसा क्यों? जब भी कोई ऐसा व्यक्ति बोले ना तो उसको सीधी सी बात बोलना, सबसे पहले बात, आरक्षण जरूरी है। इसके लिए नहीं कि मुझे फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आरक्षण इसके लिए जरूरी है क्योंकि हमारे देश का एक ऐसा हिस्सा है जिसको वो सम्मान कभी नहीं मिला जिसके वो हकदार था। और जब भी कोई बोले ना कि आरक्षण की जरूरत नहीं है, आज वो ऐसा टाइम नहीं है, वो तो इतिहास में हुआ था, हमारे पूर्वजों ने कुछ गलतियां की थी, उनके साथ में छुआछूत किया था, एक वर्ग ऐसा रहा दलित वर्ग जिनके साथ में छुआछूत हुई। अब तो नहीं होता, अब कहाँ होता है, नहीं होता। सिंपल से दो तीन सवाल। जिस दिन इंटरकास्ट मैरिज होना अलाउ हो जाएगी, इंटरकास्ट मैरिज में दो जातियां नहीं, दो वर्गों के बीच में, जब एस टी एस सी की शादी ओबीसी में होने लग जाए और एस टी एस सी की शादी जनरल में होने लग जाए, जब ये कैटेगरी आपस में जब शादियां करवाने के लिए रेडी हो जाए ना, बोलना कि जब भी कोई बोले ना कि भाई हम तो नहीं करते, हम तो रिजर्वेशन का, हम तो कोई भी किसी भी तरीके की छुआछूत नहीं करते हैं, तो उनको बोलना कि इंटरकास्ट मैरिज के लिए आपके पेरेंट्स मान जाएंगे? सीधा सवाल। दूसरा, आपके घर में जितने भी बूढ़े लोग बैठे हैं, दादा दादी वृद्ध लोग जितने भी बैठे हैं, उनको क्या वो दलितों के साथ में बैठ के खाना खा लेंगे? क्योंकि रिजर्वेशन का विरोध करने वाले वो लोग वही हैं जो इनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिल रहा है। रिजर्वेशन का फायदा उनको मिलने लग जाएगा तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। जिनको मिल रहा है वो तो बोलेंगे ही नहीं, जिनको नहीं मिल रहा है वही बोलेंगे। वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनको नहीं मिल रहा है। और उनको जब बोलेंगे जात पात की बात बोलेंगे तो वो उसके ऊपर एग्री नहीं करेंगे। मैं आपको ओवरऑल ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस देश में जितना अच्छे से बताया जाता है ना, वैसी स्थिति है नहीं। आज भी कंडीशन वैसे ही है जैसी पहले थी। बस फ़र्क ये है कि पहले वो दिखती थी, आजकल वो क्लियर आँखों से नहीं दिखती हैं। अगर उसको देखना है तो आपको थोड़ा गाँवों में जाना पड़ेगा, अच्छे से घूमना पड़ेगा। आप जाएँगे तब आप पाएँगे कि हर एक गाँवों में जो घर हैं, उन घरों के अंदर एक थाली है, वो थाली अलग तरीके से बनी हुई है और वो थाली अलग ही रखी जाती है। वो थाली इसके लिए अलग तरीके से रखी जाती है क्योंकि हमारे घर में कोई एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो निम्न जाति का है, तो उसको हम खाना खिलाएँगे। ये व्यवस्था आज भी आपको ग्रामीण स्तर पे देखने को मिल जाएगी। और इतना सब कुछ होने के बाद में हम बोलते हैं कि हमारे देश में छुआछूत है नहीं। हमारे देश में बड़ी-बड़ी बातें बोल दी जाएगी और अगर गलती से उनका बच्चा बोल दे कि भई मैं शादी करने वाला हूँ, वो व्यक्ति निम्न जाति से हैं, तो घर वाले चिल्ला जाएँगे, मार देंगे। समझ रहे हो? एक बड़ा-सा भूकंप आ जाएगा घर में और फिर अपन क्या बोलेंगे कि हमारे देश में छुआछूत नहीं है। वास्तविकता तो ये है, आइए गाँवों में और घूमिए, आपको हर गली में, हर गाँव में, हर घर में जात-पात दिखेगी। और जब हम किसी के साथ में जातिगत रूप से इतना भेदभाव कर रहे हैं, तो फिर आप आरक्षण का विरोध करने के लायक तो हो ही नहीं। बहुत सिंपल सी बात है। मैं ऐतिहासिक बात करता ही नहीं हूँ। जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं कि इतिहास में कुछ हुआ था। अरे भाई इतिहास में हुआ था, आज कौन-सा नहीं हो रहा है? क्या आज होना बंद हो गया? नहीं ना। वो बस सही तरीके से सोचेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि चीज़ें आज भी उतनी बदली हुई नहीं हैं। बात रहती है कि आरक्षण की और ज़रूरत क्यों है? एक ऐसा व्यक्ति है, अब यहाँ पे कुछ लोग एक बात ये भी बोलते हैं आरक्षण की जब बात करते हैं कि ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं आरक्षण की।
आप आरक्षण को जातिगत ना बना के आप इसको इकोनॉमिकल बेस पे बना दो कि जो लोग गरीब है उनको मिल जाए, जो अमीर है उनको ना मिले। क्या हम लोग भेदभाव पैसा देख के करते हैं? हमारे देश में जब भेदभाव होता है तो क्या वो पैसे देख के होता है कि जाति देख के होता है? एक बार बोल के देखो कि भाई ठीक है कि अगर इंटरकास्ट मैरिज करवानी है, पैसे वाला होगा निम्न का कास्ट का, तो क्या शादी करवाने के लिए रेडी हो जाएंगे? शायद नहीं, मैक्सिमम नहीं। बोलना बहुत आसान है, यहाँ पे पैसे मायने नहीं रखते, सोशल स्टेटस मायने रखता है। हमारे देश में बहुत सारे एक शो है सत्यमेव जयते, कभी देखना 2013 के टाइम पे आता था। अभी तो लोग जानते भी नहीं है, ऐसा शो की आज जरूरत है, वो बनेंगे भी नहीं, बनेंगे भी नहीं, क्योंकि आजकल की जनता इतनी समझदार है नहीं। एक आईएएस ऑफिसर ऑफिसर बन जाता है। उसने कहानी बताई, ये शो में सत्यमेव जयते के ये एपिसोड की कहानी थी कि एक आईएएस ऑफिसर है, वो ऑफिसर बन गया है, लेकिन उसका जो कैटेगरी है वो निम्न वर्ग से है, मतलब अकॉर्डिंग टू हमारे समाज के अकॉर्डिंग, ठीक है, ऐसी ऐसी कैटेगरी से था वो। उस व्यक्ति को जब आईएएस बन गया और वहां पे जो चपरासी था ना, वो स्वर्ण कास्ट से था, वो जनरल कैटेगरी से था। जब उसको पता चल गया कि यहाँ पे जो डीएम साहब है वो एसटी एससी कैटेगरी से हैं और उसका काम है कि उसको डेली बेसिस पे उसको पानी पिलाना है, और पानी पिलाने के लिए ऑफिस में एक ही मटका है। अब वो क्या कर रहा है पता है? वो पानी पिलाने के लिए आ रहा है, उनको पानी पिला रहा है क्योंकि उसकी ड्यूटी है। जो व्यक्ति पहले उसी मटके से पानी पीता था, आज वो व्यक्ति अपने घर से आ रहा है और एक अलग से बोतल लेके आ रहा है और पूरे दिन उसी से पानी पिएगा, क्योंकि जो मटका है जो भरा जा रहा है उससे तो सिर्फ डीएम साहब को पानी पिलाया जा रहा है। इस तरीके का जाति व्यवस्था आपको देखने को मिल जाएगी बड़े बड़े ऑफिसर में। एक जगह नहीं, अगर आप कभी विजिट करेंगे ना किसी गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वहां पे आपको एक्टिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखने को मिलेगा, पर पेसिव डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा। कैसे? मैं आपके साथ में छुआछूत नहीं कर रहा, मैं आपके साथ में कोई भी भेदभाव नहीं कर रहा, बस मैं अपने आप को आपसे अलग करूंगा। ये भी तो एक छुआछूत ही है। मैं आपके साथ नहीं बैठूंगा, मैं आपके साथ कुछ भी नहीं करूंगा, बस मैं आपसे दूर रहूंगा। तो इस तरीके की चीजें भी देखने को मिलेगी, तो आपको समझ में आएगा कि जो सोशल स्ट्रक्चर है ना, वो जातिगत रूप से बना है, ना कि आर्थिक रूप से बना है। तो जब आर्थिक रूप से बना ही नहीं है तो अपन उसको आर्थिक रूप से तो कैसे तोल सकते हैं? फिर भी अगर एक मैंने यहाँ पे जो भी डिस्कशन किया वे सारी मेंस में चीज़ें काम में आएगी। इसको मैं आर्टिकल 15 के टाइम पे भी थोड़ा और समझाऊंगा, इतना डिटेल में समझना जरूरी है क्योंकि अपन यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं। तो आप समझिए कि आरक्षण की जरूरत क्या है, आरक्षण का मतलब क्या है, वो हमने समझ लिया। एक बात देखिए कि आरक्षण में प्रॉब्लम क्या है। आरक्षण में प्रॉब्लम ये नहीं है कि जो लोग सवर्ण लोग, जो लोग जिनको आरक्षण नहीं मिल रहा है, जो लोग हायर क्लास है जिनको आरक्षण नहीं मिल रहा है, उनको भी एटलीस्ट इतनी प्रॉब्लम आरक्षण से नहीं होगी। उनको प्रॉब्लम तब ज़्यादा होती है जब वो देखते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति है जो उनके ही साथ में रह रहा है, उनके ही साथ में उसने देखा है कि उसके साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ और ऐसे व्यक्ति को आरक्षण का फायदा मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक ऑफिसर का बेटा है और उसको अगर मिल गया है तो थोड़ा सा देखने में बुरा लगता है। तो ओवरऑल मेरा भी यही मानना है कि रिजर्वेशन होना चाहिए, पर इसके अंदर थोड़ा सुधार की जरूरत है। एक क्रीमी लेयर डेफिनेटली इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। इससे क्या होगा? तो होता क्या है कि एक कैटेगरी को अपन लेके समझते हैं। एक व्यक्ति है जो कि एसटी कैटेगरी से है, जो डीएम बन गया है। अब इसका एक बेटा है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। एक इसी कैटेगरी का एक दूसरा व्यक्ति है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। आप ये देखिए कि इस व्यक्ति के पास में जितने रिसोर्सेज है ना, उतने इसके पास में रिसोर्सेज नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बंदा थोड़ा, इस बंदे के पास में रिसोर्सेज ज़्यादा है, किताबें हैं, इसके पापा का सपोर्ट है क्योंकि वो भी डीएम है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका डीएम बनना आसान है। इसका डीएम बनना आसान है, ऊपर से इसको रिजर्वेशन का फायदा भी मिल रहा है। अगर ये डीएम के बेटे को रिजर्वेशन का फायदा ना मिलता तो इसी कैटेगरी के किसी दूसरे व्यक्ति को उस रिजर्वेशन का फायदा मिल जाता। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर क्रीमी लेयर एक इंट्रोड्यूस हो जाएगी, एक ऐसी लेयर जो उन लोगों को जो लगता है कि इसके लिए तो सरकार बहुत तरीके की कमेटियां बनाएगी और उसको साबित करेगी कि किनको क्रीमी लेयर में रखना है और किसको नहीं रखना है। तो जो लोग लगता है कि अब इतने कैपेबल हो चुके हैं कि उनके साथ में किसी भी इस तरह का छुआछूत ना हो सके, उनको कम से कम बाहर कर लेना चाहिए ताकि उसी का हिस्सा उसी के समाज के किसी और को मिल जाए। ये होना चाहिए। और जब ये हो जाएगा ना तो मुझे लग रहा है कि शायद ज़्यादा लोगों को दिक्कत भी नहीं होगी। तो और ओवरऑल हमने यहाँ पे रिजर्वेशन को भी समझा और हमने रूल ऑफ लॉ को भी समझा कि रूल ऑफ लॉ में हमने सारी बात समानता की, बट हमारे देश में अफर्मेटिव एक्शन यानी कि लोगों को ऊपर लाने के लिए हम आरक्षण जैसे प्रावधान रखते हैं, जो कि कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ या फिर इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इक्वलिटी ऑफ द लॉ उसके खिलाफ है, पर वो जरूरी है। ये हमने देख लिया। एक चीज़ और समझ लो, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, जो कि वर्ल्ड ज्यूडिस प्रोजेक्ट, इसके तहत ये इंडेक्स निकाला जाता है और इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो 86 है 143 देशों में। 143 कंट्रीज में हमारा कंट्री 86 नंबर पे आ रहा है। बेसिक बात है, समझ ली। तो हमारा यहाँ पे एक टॉपिक खत्म हो जाता है, वो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जो कि वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, 2-2.5 घंटे का टॉपिक है, एंड आई ट्राइड कि मैं उसको 44 मिनट में फिनिश कर पाया। आगे अपन बढ़ते हैं
फेडरलिज्म को थोड़ा सा समझ लेते हैं। बड़ा टॉपिक तो प्री में तो इतना आएगा नहीं, मेंस में क्वेश्चंस अभी तक तो पूछा गया नहीं है, डायरेक्टली नहीं पूछा गया, इनडायरेक्टली इसको अपन डिफाइन करेंगे तो चीज़ें बेटर बनेगी। समझते हैं फेडरलिज्म, जो कि हमने सब पीछे भी देखा था। कहाँ देखा था? यहाँ पे फेडरलिज्म। मैं चाहता तो यहाँ समझा सकता था, यहाँ नहीं समझेंगे, थोड़ा आगे समझेंगे। देखिए, हमारा देश भारत, भारत में राज्य भी हैं और देश भी हैं। हमारे देश में सरकार बैठी है सत्ता में बीजेपी की, और अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है या फिर किसी और पार्टी की सरकार, जैसे पंजाब को लेकर देखते हैं तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और ऊपर किसकी है? बीजेपी की। आप देख रहे हो कि हमने पावर को अलग अलग जगह पे बांटा है। ऐसे पार्टी के हिसाब से समझा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी चीजें बेटर समझ में आए, ऐसा समझना नहीं है, इसको मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। कोई भी देश दो हिस्सों में बढ़ सकता है, दो तरीके का हो सकता है किसी भी देश का संविधान। या तो वो यूनिटरी होगा यानी कि पूरा केंद्रीय संविधान होगा, या फिर फेडरलिज्म यानी कि संघवाद को अपन फॉलो करेंगे। अब ये संघवाद है क्या? संघवाद बहुत बार पढ़ोगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, यानी कि जो शक्ति है उसका विकेंद्रीकरण। हमने क्या किया, हमारे देश का संविधान में एक बात लिखी कि हमारे यहाँ पे जो पावर है ना, वो सिर्फ सरकार एक हाथ में नहीं रहेगी, सिर्फ सेंटर के हाथ में नहीं रहेगी, ये पावर सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में बांट दिया जाएगा। जिसके अंदर जो मुख्य पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट कानून है, वो तो अपन रखेंगे नेशन के पास पे, यानी कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं जैसे कि आर्मी, सुरक्षा, ये इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये किसके पास रखे हमने? सरकार के पास में, राष्ट्रीय सरकार के पास में। और जो कम इंपॉर्टेंट के मुद्दे हैं, जहां पे लगता है कि छोटे मुद्दे हैं, उनको हमने राज्य को दे दिया। अब बात रहती है कि ऐसा क्यों किया हमने? ऐसा करने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि देश जब बहुत बड़ा होता है ना, उसको एक सरकार, एक सत्ता एक जगह पे बैठ के कभी संभाल ही नहीं सकती। वहां पे पावर का विकेंद्रीकरण करना भी बहुत जरूरी है। ऐसा इसके लिए किया जाता है ताकि सही से बेटर तरीके से डेवलपमेंट हो पाए। आप ये सोच के देखिए कि पूरा देश सिर्फ एक ही सरकार चलाती, भारत की सरकार, और वही पूरे देश को मैनेज कर रही होती सारे मुद्दों में, रोड लाइट से लेकर, सड़क बनाने से लेकर, टॉयलेट बनाने से लेकर बेसिक एजुकेशन तक सारा काम अगर वही सरकार करती तो कैसे वो संभाल पाती? इतना मैनेज करना पॉसिबल ही नहीं था। इसके लिए सबसे बेस्ट रिसोर्सेज हमने क्या निकाला कि जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उसको तो अपन नेशन को दे देंगे, और जो कम इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उसको अपन राज्य को दे देंगे। ठीक है, ये है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का सीधा मतलब है कि अपन शक्तियों का विकेंद्रीकरण करेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे। वहीं पे अपन देखेंगे यूनिटरी फीचर। यूनिटरी फीचर यानी कि केंद्रीय सरकार, जहां पे सारी शक्तियां हमने केंद्र को दे रखी है, जो कुछ भी पावर कंट्रोल होगा वो सेंटर से ही होगा। वहां पे जो गवर्नमेंट होगी वो एक लेयर में होगी, और जो फेडरलिज्म है वहां पे दो लेयर में गवर्नमेंट होती है, दो लेयर में भी हो सकती है, तीन लेयर में भी हो सकती है। जैसे कि हमारे देश में देखेंगे सबसे ऊपर भारत सरकार, उसके बाद में राज्य सरकार, ये तो फेडरलिज्म है ही है। पर हमने एक तीसरी सरकार और भी बना रखी है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जो गांव के लेवल पे चलती है। वैसे अपन उस फेडरलिज्म वाले टॉपिक में नहीं ले सकते क्योंकि वो हमने डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है, उसको अपन आगे समझेंगे। ठीक है, सारी चीज़ आएगी, एक साथ में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ाया जा सकता, 100 घंटे का टॉपिक है, कोशिश करूंगा मैं आपको 20-25 घंटों में अच्छे से कवर करवाने की। ठीक है, तो सरकार का जो केंद्रीकरण है वो होता है यूनिटी फीचर में, और यहाँ पे विकेंद्रीकरण होता है। अगर अपन बात करेंगे पूरे विश्व में तो सबसे पुराना फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन किसी का है, जहाँ पे सबसे पुराने संघवाद का जो ढांचा के ऊपर बना हुआ संविधान है, तो वो यूएस का है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है। और वहाँ पे क्या सिस्टम है, जो स्टेट है ना, स्टेट के पास में ज़्यादा पावर है और यूनियन के पास में कम पावर है। यानी कि जो अमेरिका में राज्य है ना, अब अमेरिका को भी थोड़ा समझाना पड़ेगा क्योंकि जो बिल्कुल बेसिक है उनको नहीं पता ना। अमेरिका में टोटल 50 राज्य हैं, 50 स्टेट है, और ये जब 50 स्टेट यूनाइट होते हैं ना तब बनता है यूनाइटेड स्टेट। ये तो 50 स्टेट ही हैं। आपने कभी अमेरिका का झंडा देखा है? अमेरिका के झंडे में 50 तारे बने हुए हैं, और ये जो 50 तारे हैं ना, वो ये 50 स्टेट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर अपन बात करेंगे अमेरिका में, तो अमेरिका में सेंटर के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं या फिर स्टेट के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं? स्टेट के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं। वहीं पे अगर अपन भारत में बात करते हैं तो भारत में क्या है, स्टेट के पास भी शक्तियाँ हैं और सेंटर के पास भी शक्तियाँ हैं, पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट शक्तियाँ किसके पास में है? सीधी सी बात है, सेंटर के पास में। हमने स्टेट को छोटे छोटे मुद्दे दे दिए, सड़क बनाओ, एजुकेशन को संभालो, छोटे छोटे मुद्दे दे दिए उनको, है ना, लाइट लगाओ ऐसा काम दे दिया हमने। बड़े मुद्दे, आर्मी, इंटरनेशनल मुद्दे, फाइनेंस,
यानी कि बजट, ये हमने दे दिया ऊपर। आ रहा समझ में? लेकिन वहीं पे अगर अमेरिका में बात करेंगे तो स्टेट के पास ज़्यादा पावर है और यूनियन के पास में कम है। जब स्टेट के पास में ज़्यादा पावर बनेगा ना, तो वो देश फेडरल कंट्री बनता जाएगा। जितना ज़्यादा स्टेट पावरफुल का मतलब क्या है कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण ज़्यादा हो रहा है, शक्तियाँ ज़्यादा स्टेट के पास जा रही है। जब स्टेट के पास में ज़्यादा शक्तियाँ जाएगी तो वो स्टेट ज़्यादा फेडरल होता जाएगा। आ रहा समझ में? ये है अमेरिका का खेल। अब अपन समझते हैं कि क्या भारत का संविधान फेडरल है या फिर यूनिटी बेस पे है। हम केंद्रीय सरकार को फॉलो कर रहे हैं या फिर संघवाद के ढांचे को फॉलो कर रहे हैं। तो हमें समझ में आता है कि भारत में हम कोसी फेडरल, ये कोसी फेडरल क्या है, ना हम पूर्ण रूप से संघवाद की तरफ है, ना हम पूर्ण रूप से केंद्रीय की तरफ है। केंद्रीय ढांचा भी नहीं है, ना हमारे पास में पूरा संघवाद का ढांचा है। हमने एक बीच का रास्ता ले रखा है। बीच के रास्ते में क्या किया, जैसे कि अमेरिका में देखेंगे तो क्या मैक्सिमम पावर किसके पास में, स्टेट के पास में, कम पावर किसके पास में, यूनियन के पास में। पर हमने क्या किया, हमने पावर को इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया कि जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं वो तो हमने दे दिए भाई सेंटर को, जो कम मुद्दे हैं इंपॉर्टेंट के वो दे दिए स्टेट को। तो ओवरऑल तो हम फेडरल हैं, बट जब जरूरत पड़ती है तो अब सीधा स्टेट एक कंट्री बन जाएगा। जब भारत पे हमला हुआ, स्टेट डिसमिस, सीधा सेंटर ही पावरफुल बन जाएगा। तो जो मैन पावरफुल है वो आज भी सेंटर ही है। स्टेट में अगर कुछ भी चीज गलत हो जाएगी, सेंटर स्टेट को कंट्रोल कर लेगा। तो मोर पावरफुल कौन है, सेंटर। कम पावरफुल कौन है, स्टेट। पर ओवरऑल देखेंगे तो सेंटर और स्टेट में बात करते हैं तो दोनों के बीच में हमने पावर को बांट रखा है। इसके कारण अपन क्वासी फेडरल बोलते हैं। एक और बात समझा देता हूं आपको कि कोई कंट्री फेडरल है, कोई कंट्री संघवाद के ढांचे को फॉलो कर रही है, तो वहां पे 5 चीजें होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान। अब बात बोलेंगे लिखित संविधान क्यों क्यों जरूरी है। जैसे कि यूनाइटेड नेशन अमेरिका में लिखित संविधान है, पर वहां पे ब्रिटेन में नहीं है। और ब्रिटेन में आपको समझ में आएगा कि वहां पे फेडरलिज्म भी नहीं है। क्यों? देखिए, अगर लिखित संविधान है इसका मतलब हमने सारे नियम एक जगह पे डॉक्यूमेंट के रूप में सेव किए हैं। जब आप लिखित संविधान होगा तब आप क्या करोगे, राज्य के पास में कौन से पावर है और केंद्र के पास में कौन सा पावर है, दोनों को हमने लिखकर मेंशन कर दिया है, ताकि बाद में क्लैश ना हो, ना बाद में उस पावर को लिया जा सके। जैसे कि इस यूनिटरी में देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी राज्य होते हैं और यहाँ पे भी जो यूनियन होता है ना, वो राज्य को पावर देता है। पर खेल ये है कि जब भी मन करेगा तो वो राज्य से पावर ले भी लेगा। पर हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में ऐसा नहीं कि बीजेपी का ऐसा हो जाए कि जैसे कि सेंटर में बीजेपी है और राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं बनती है। कहीं पे ऐसा लगता है कि जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी है, तो ऐसा नहीं कर सकती कि चलो कि ये अपनी गवर्नमेंट नहीं है, चलो इसकी शक्तियां ले लें। ऐसा नहीं कर सकती गवर्नमेंट, क्योंकि हमने सारी चीजें पहले से संविधान में लिखी हुई है कि राज्यों के पास में पावर रहेगी और वो नहीं जा सकती। ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि हमारे पास में रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन रिटन और अनरिटन क्या होता है वो मैंने आपको पहले से समझा दिया है, पहली बात। दूसरी बात, ड्यूअल गवर्नमेंट, यानी कि द्वि सरकार होगी, वहां पे दो सत्ता बैठेगी, जिसमें अगर अपन बात करेंगे तो भारत में विधानसभा और संसद ये होगा। दो दो चीजें समझते हैं। सबसे पहले क्या होगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। किसके लिए अपन पढ़ रहे हैं, फेडरलिज्म के लिए। अगर किसी देश में संघवाद का ढांचा फॉलो किया जा रहा है तो इन बातों को ध्यान में रखा जाएगा। थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर, जो कि अपन शेड्यूल 7 में पढ़ेंगे कि जो पावर है उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा। यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। ओवरऑल मतलब यह है कि हमने शक्तियों को बांट दिया है कि संघ के पास कितनी शक्ति रहेगी, राज्य के पास कितनी शक्ति रहेगी, और वो शक्तियां जो दोनों के बीच में बांटी जाएगी, जिसके ऊपर संघ भी बना सकता है, मतलब जो केंद्र है वो भी कानून बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। तो ओवरऑल हमने देखा कि फेडरलिज्म किसी भी कंट्री को है तो उसमें 3 चीजें होगी, संविधान रिटर्न होगा, ड्यूअल गवर्नमेंट होगी, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होगा। रिजिड यानी एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो लचीला नहीं है, जो मजबूत है। और ये मजबूत कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है उसको भी समझिए। अब मानो कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत हल्का हो, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बहुत आसानी से बदला जा सके, एक ऐसा संविधान जिसके अंदर संशोधन बहुत आसानी से हो सके, तो भारत सरकार क्या कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं होता तो क्या होता, भारत सरकार का जब मन करती तब भारत सरकार राज्यों के पावर को अमेंड करके ले लेती कि हमने संविधान में आज से नया बदलाव किया कि राज्यों के सारे पावर हम ले लेंगे। पर ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे देश का जो संविधान है वो बहुत रिजिड है। इसके अंदर अगर बदलाव भी करना है ना तो इतना आसान नहीं है। जैसे कि पावर को लेना है ना तो राज्य और केंद्र दोनों मिलकर संशोधन करेगी। क्या राज्य अपने पावर देना चाहेगा, कभी नहीं। तो ऐसा संशोधन भी पॉसिबल नहीं है। संविधान संशोधन के बारे में अपन कहाँ पढ़ेंगे, 368 पे। अभी तक हमने 2 आर्टिकल देखे हैं, 129 और 168। सारे आर्टिकल और देखेंगे। इन सबके साथ में जो जुडिशरी होगी वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जुडिशरी पूरी सरकार के साथ में काम करे। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं होगी
तो फैसला कैसे आएंगे? मानो सरकार ने कुछ गलती की तो उसका फैसला कौन सुनाएगा? न्याय प्रणाली यानी कि हमारा कोर्ट। समझिए कैसे। फॉर एग्जाम्पल, भारत सरकार ने एक कानून बनाया जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ है या फिर किसी के भी खिलाफ है, तो कौन बताएगा कि ये कानून के खिलाफ है? कौन बताएगा कि ये हमारे देश में नहीं चल सकता, संविधान के खिलाफ है? ये बताएगा सुप्रीम कोर्ट। अगर मानो सुप्रीम कोर्ट ही बायस है, अगर सुप्रीम कोर्ट ही मानो सरकार के साथ में मिलकर काम कर रहा है, तो वो फैसला सही से सुना पाएगा? कभी नहीं। तो जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। जुडिशरी में ऐसा ना हो कि जुडिशरी के जज को कोई नेता बोल दे, भाई या तो फैसला मेरे साथ में सुनाना, नहीं तो मैं कल तुझे अपनी सीट से हटा दूंगा। हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता। हमने पहले से जजों के लिए सिक्योरिटी पहले से तय कर रखी है। जज की जो कुर्सी है ना, वो ऐसा नहीं जा सकती, वो 5 साल के लिए फिक्स हो जाएगी। जब वो सरकार में आएगा या फिर एक उम्र के तहत फिक्स हो जाएगी कि जितनी इसकी उम्र है तब तक वो बैठेगा। तो ये हमने फिक्स क्यों कर रखा है? ताकि वो इंडिपेंडेंट होकर अपने फैसले सुना सके। तो कोई भी अगर कोई देश है जो फेडरल यानी कि संघवाद के ढांचे को फॉलो कर रहा है, तो वहाँ पे 5 चीजें होगी। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ड्यूअल गवर्नमेंट होगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर होगा जो शेड्यूल 7 में है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी यानी कि स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली होगी। देखिए मैं आपको हिंदी में साथ साथ में बता रहा हूँ, ध्यान रखना कि इन चीज़ों को आप लिखते जाएंगे। हमने इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्यों दी? ताकि सेपरेशन ऑफ द पावर हो। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आपस में इंटरफेयर ना करें। मतलब एग्जीक्यूटिव मतलब कोई भी अथॉरिटी और अथॉरिटी, एक आईएएस ऑफिसर डीएम को ना जज को ना धमकाने लग जाए, ऐसा ना हो कि दोनों आपस में पावर क्लैश हो जाए। तो हमने पावर को पहले से सेपरेट कर रखा है। और ये सेपरेशन ऑफ पावर की जो थ्योरी दी थी ना, वो दी थी मॉन्टेस्क्यू ने। क्या नाम है? मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने ये थ्योरी दी थी। ध्यान रखना, मैंने अभी तक 3 लोगों के नाम बताए आपको, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू एंड एवी डिके। एवी डिके, डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ। उसके बाद में नेचुरल जस्टिस का किसने दिया था? चल रहे हैं, नेचुरल जस्टिस का जॉन लॉक। और मॉन्टेस्क्यू किसके बारे में दिया? सेपरेशन ऑफ द पावर। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। तो हमने ओवरऑल अभी हमने क्या क्या समझा कि किसी भी देश में फेडरलिज्म का संविधान होगा, संघवाद का ढांचा होगा, तो रिटन संविधान होगा यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ड्यूअल गवर्नमेंट होगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर होगा, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी। शक्तियों में जब पृथक्करण करते हैं तो कैसे होता है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, मतलब इन तीनों के बीच में शक्तियां सेपरेट रहेगी। ऐसा नहीं हो कि दोनों एक दूसरे के साथ में इंटरफेयर करें। तो जो विधायिका है वो एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका के साथ में नहीं लड़ेगी। ये तीनों आपस में अलग अलग रहेंगे, ये अपना अपना काम अलग अलग तरीके से करेंगे। जब अपन पार्लियामेंट समझेंगे तब इन 2 टॉपिक को अलग से कवर करेंगे, और जुडिशरी को तो मैं अलग से 2-3 घंटे में कवर करूंगा। तो हमने बेसिक समझ लिया। अब यहाँ से देखिए, अभी तक हमने जितना देखा 1 घंटे से भी कम टाइम हुआ, ठीक है। अभी तक 57 मिनट हुए हैं। यहाँ से यूपीएससी में कितने सवाल पूछेंगे वो देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द चिप पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री? 2023 में पूछा गया। अब इसमें देखिए ऑप्शंस क्या हैं, सवाल को हिंदी में भी समझा देता हूँ। जो भारत का संविधान है वो इस कंट्री के लिए उसका मेन पर्पस क्या है, वो क्या इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो भारतीय संविधान के मेन पर्पस को डिफाइन कर रहा है? समझिए, इट डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेकिंग ऑफ द नेसेसरी लॉ, ठीक है। It enable the creation of the political office and the government. It define and limit the power of the government. It secure social justice, social equality and social security. अब जब मैंने आपको रूल ऑफ लॉ शुरुआत में पढ़ना सिखाया था तो मैंने आपको क्या बताया था? रूल ऑफ लॉ क्या है? रूल ऑफ लॉ से भी पहले समझाया था कॉन्स्टिट्यूशन एंड नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। सबसे पहले स्लाइड पे आते हैं जहां से मैंने पढ़ाना शुरू किया था। रूल ऑफ लॉ किसके लिए है? लिमिटेड गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट को लिमिट करेगा। यूपीएससी 2023 सवाल है, इट डिफाइन एंड लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। ये किसका पर्पज है? कॉन्स्टिट्यूशन का। ये भारत के गवर्नमेंट को लिमिट करता है, उसकी जो शक्तियां है उसको लिमिट करता है। वो कौन है? भारतीय संविधान। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3। यूपीएससी 2021 का सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? ए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ नेशन विथ फेडरल स्ट्रक्चर, एक ऐसी सरकार जहां पे संघवाद का ढांचा फॉलो किया जाता है। तो अपन बात करेंगे यूके की। यूके में तो नहीं किया जाता, तो क्या वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट नहीं है? क्या वहां पे संवैधानिक सरकार नहीं है? है ना? तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। देन आफ्टर, गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉय नॉमिनल पावर, एक ऐसी सरकार जहां का हेड है वो नॉमिनल पावर, मतलब उसके पास में हल्का पावर ही है, ज्यादा शक्तियां नहीं है उसके पास में। ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। ए गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉय रियल पावर, एक ऐसी सरकार जिसका जो मैन हेड है वो पावरफुल सर, उसके पास में सारा पावर उसके हाथ में है, जो रियल पावर उसके हाथ में है। और एक ये है, ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक सरकार जो संविधान के
नियम के द्वारा सीमित की जाती हैं। हमने फिर से क्या पढ़ा था सबसे पहली बात? लिमिटेड गवर्नमेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। सवाल देखिए, यूपीएससी 2021, यूपीएससी 2023, फिर यूपीएससी 2020। ए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज ए गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, पर्पज ऑफ गवर्नमेंट, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट एंड लिमिटेड गवर्नमेंट। यूपीएससी 2020। सवाल देख रहे हो? बहुत इजी। 1 घंटा देना बर्बाद हुआ क्या आपका? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज ए मेन फीचर ऑफ द रूल ऑफ लॉ? इसमें से कौन से फीचर रूल ऑफ लॉ को डिफाइन कर रहे हैं? जिसमें लिमिटेशन ऑफ द पावर, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, पीपल रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट। ये तो हमने कहीं नहीं पढ़ा अभी तक। पढ़ा है क्या? शायद नहीं। लिबर्टी एंड द सिविल राइट तो हमने जब पढ़ा था रूल ऑफ लॉ में, एक था नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस भी हमें रूल ऑफ लॉ से मिला है, और उसके तहत हमने क्या क्या पढ़ा था? लिबर्टी मिलती है हमें, और सिविल राइट मिलते हैं, जो कि हमारे इनहेरिट यानी कि हमें जन्म से मिलते हैं। तो ये तो नेचुरल जस्टिस में हो जाएगा। और नेचुरल जस्टिस किसका पार्ट है? रूल ऑफ लॉ का। तो ये तो सही हो जाएगा। ऑप्शन 3 की बात करेंगे तो ये तो हमने कहीं नहीं पढ़ा। तो ऑप्शन 3 को तो पहले काटो, यहाँ से काटा, यहाँ से काटा। जब भी किसी सवाल को सॉल्व करेंगे यूपीएससी प्री में, तो जो गलत है उसको हम पहले काटेंगे। फिर बात रहती है 2 और 4, 1 2 4। अब हमें देखना है सिर्फ ऑप्शन नंबर 1, लिमिटेशन ऑफ द पावर। लिमिटेशन ऑफ पावर, लिमिटेड गवर्नमेंट, डिफाइन द लिमिटेड पावर ऑफ गवर्नमेंट। ये सारी चीज कहाँ पे पढ़ी है? इतने सारे पीवाईक्यू में भी पढ़ी है, और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में भी हमने पढ़ी थी। तो ऑप्शन 1 भी हमारा सही हो जाता है। तो ओवरऑल इसका आंसर क्या होता है? 1 2 और 4। अब आप ये देखिए, मैंने बहुत धीमे, बहुत स्लोली आपको एक पहली क्लास के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किया, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, क्या चीज़ें हैं, और उसको समझाने की कोशिश की। एंड नाउ लिसन, ये जो क्लास थी ना, ये बहुत शॉर्ट में की मैंने। और इसके बाद में मैं जितनी भी क्लास होगी उनको मैं क्या करूँगा कि अभी मैं जितनी भी क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो मैं सेपरेट रूप से आपको अपलोड करके दे रहा हूँ। एंड बाद में सारी क्लास को मैं एक साथ में रिकॉर्ड करूँगा, एक साथ में ऐड करूँगा, और ये 20-25 घंटे की एक मैराथन बन जाएगी। उसको मैं प्री से पहले भी अपलोड करूँगा। ठीक है? तो समझेंगे वहाँ पे उस समय। और वैसे तो शायद मैं कोशिश करूँगा कि उस समय इस वाली क्लास को उसमें ऐड नहीं करूँगा, क्योंकि ये वाली क्लास बहुत बेसिक थी। यहाँ पे हमने सिर्फ बेसिक चीज़ों को समझा है। उसके लिए अपन सीधा कल से शुरू करेंगे अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन को। अभी तक हमने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझा था, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। कल से अपन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू करेंगे। तो कल आप जब पढ़ने आओगे तो उससे पहले क्या क्या करके आओगे वो भी समझो। आप ये जो हमारा संविधान की उद्देशिका यानी कि जो प्रेम्बल है उसको पढ़ के आएंगे। वी द पीपल ऑफ द इंडिया हैविंग द सोल मंडे रिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन। ये वाली जो है ना पूरी उद्देशिका पढ़ के आएंगे। और कल से अपन संविधान पढ़ना शुरू करेंगे। एंड बिलीव मी, मजा आएगा। मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं आपको सारे अनुच्छेद जितने भी आज तक आपने पढ़े हैं, आपको कन्फ्यूजन होता है, मैं आपको सारे के सारे याद करवाऊंगा। जैसे कि 129 क्या है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। है समझ में? और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में एक चीज़ और देखने को मिलेगी, वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। उसको भी मैं आपको बाद में कवर करवाऊंगा। जब मैं आर्टिकल 19 को कवर करवाऊंगा तब उसको भी करवाऊंगा, और जब मैं सुप्रीम कोर्ट कवर करवाऊंगा तब तो उसको मैं करवाऊंगा ही। सो चलते हैं, यहाँ पे खत्म करते हैं। 1 घंटा और 3 मिनट। अब आपको करना क्या है? क्लास अच्छी लगी है और इन नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो नीचे नंबर दूंगा, मैसेज कर सकते हैं। और यहाँ पे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मैं एक साथ में भी नोट्स नहीं डालूंगा। टेलीग्राम पे थोड़े नोट्स इकट्ठा होने दो। 2 पेज को तो क्या ही डालूं, बार बार एडिट करना पड़ेगा, चीज़ें समझ में भी नहीं आएगी। ठीक है? तो उसमें टेलीग्राम पे भी डाल देंगे चीज़ों को। अभी के लिए जितना अच्छा लगा मुझे बताना। अभी तक जितने भी लोग क्लास देख रहे थे, जितने भी लोग, आपको आपके है ना, किसकी कसम दो बताओ? विद्या की कसम दो? खैर कसम नहीं देते। अगर आपने कमेंट नहीं किया ना तो देख लेना, आपको कमेंट करनी पड़ेगी। अच्छी सी प्यारी सी जैसी भी कमेंट है मुझे बताना कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है मैं अच्छा ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पॉलिटी का जो बैच हमने पढ़ाया था बहुत अच्छा किया था। एक और बात, अगर आपने अभी तक जो एनसीईआरटी है वो अभी तक नहीं पढ़ी है, तो हमारा एनसीईआरटी का कोर्स है जो कि एप्लीकेशन पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको लिंक वहाँ पे शेयर कर दूंगा कि आप एनसीईआरटी वहाँ पे, मैंने 99 रुपये में आपको कंप्लीट पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ा रखी है। ठीक है? 12 क्लासें हैं, उनको देख लेंगे ना तो चीज़ें आपको और अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि अभी अपन कल से पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू करेंगे। एंड एम लक्ष्मीकांत को लाइन वाइज लाइन पढ़ेंगे, और एक एक चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा। आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 200 तक तो मैं आपको मुंह जुबानी पढ़ाऊंगा। एक एक चीज़ आपको 1 से लेकर 101 से लेकर 200 तक तो सारे कवर करेंगे। फिर 200 के आगे जितने भी है ना उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखेंगे, और ऐसा करके अपन 400 आर्टिकल तक जाएंगे, 1 से लेकर 400 तक। और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कंप्लीट क्लास में कवर करवाऊंगा। और ऐसे साथ साथ में पीवाईक्यू, जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है वो करेंगे, जो मैथ्स के टॉपिक है उसको भी कवर करेंगे। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है
यहाँ से अभी तक यूपीएससी ने एक भी सवाल पूछा नहीं है मेंस में। ना रूल ऑफ लॉ से पूछा है, ना नेचुरल जस्टिस से पूछा है, ना फेडरलिज्म से पूछा है। तो मेंस में एक भी सवाल पूछा नहीं है, सारे सवाल प्री में आए हैं। खत्म करें? मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। किसी और रोज किसी और टॉपिक के साथ में हम फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।